हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स मैजिक सेशन 2 में। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स के बेस्ट एवर प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 2। दोस्तों ये सेशन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो इस सेशन को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा दोस्तों, और हो सके तो दोस्तों इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंकित कीमत पर 40% की छूट देने के बाद एक जैकेट को 600 रुपये पर 20% के लाभ पे बेचा जाता है। यदि अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता है। यानी कि दोस्तों पूछना क्या चाहा है कि अगर हम अंकित कीमत पर 40% के छूट दे करके 600 रुपये में बेच देते हैं तो 20% का लाभ होता है, लेकिन अगर हम इसे अंकित कीमत पर ही बेच दें यानी मार्क प्राइस पर ही बेच दें तो हमारा लाभ क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें मार्क प्राइस पता होना चाहिए और दूसरा हमारा कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो दोस्तों मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का दोस्तों रिलेशन क्या होता है, देखिए एमपी और सीपी का दोस्तों रिलेशन क्या होता है। जब हमें डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट पता हो दोस्तों, उस समय हम लोग मार्क प्राइस और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं उनके रिलेशन को देख करके। तो क्या होता है दोस्तों, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये दोस्तों क्या है, एमपी और सीपी का रिलेशन है जब हमें प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट पता हो। तो दोस्तों हमें प्रॉफिट परसेंट भी पता है और हमें डिस्काउंट परसेंट भी पता है, तो हम यहाँ रख देंगे 100 प्लस 20 इज टू 100 माइनस 40। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 120, और क्या हो जाएगा दोस्तों 60। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता। तो दोस्तों अगर हम सीपी हमारा 60 है और मार्क प्राइस 120 है, अगर हम लोग किसी चीज को 60 में खरीद करके 120 में बेच देते हैं तो लाभ क्या होगा, 60 रुपीज का होगा, यानी प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा 60 रुपीज का। लेकिन दोस्तों हमारा प्रॉफिट परसेंट पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब हमारा प्रॉफिट क्या है 60 का है, सीपी क्या है 60 है, इंटू 100, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों प्रॉफिट परसेंट 100% का। तो दोस्तों हमारा डायरेक्ट 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट आप लोगों को अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न मिले तो डायरेक्ट आप ये रिलेशन लगाइएगा। यहाँ पर दोस्तों ये 600 रुपये आप सभी का टाइम खराब करने को दिया रहता है, इसलिए आप इस डेटा पर ध्यान ना दे दोस्तों, डायरेक्ट आपको इस रिलेशन को लगा करके इस प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि इफ x इज इक्वल टू 4√3 एंड xy इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। यदि x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 है और xy इज इक्वल टू 1 है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न को कैसे कर सकते हैं हम। हमारा क्या दिया है दोस्तों, x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, पूछा क्या है दोस्तों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अगर हम देखें दोस्तों तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई है कि नहीं है। अब दोस्तों अगर हम लिखना चाहे 1 अपॉन वाई स्क्वायर को तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 अपॉन वाई स्क्वायर को अगर हमें पता है 1 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स है तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और यहाँ क्या है दोस्तों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो डायरेक्टली हम लोगों से पूछा क्या है दोस्तों इस प्रश्न में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी गिवन होता है और हमें निकालना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाता है दोस्तों पी स्क्वायर माइनस 2। तो दोस्तों बस हम लोगों को यहाँ पे x पता है, 1 अपॉन एक्स निकाल लेंगे। 1 अपॉन एक्स कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर x इज इक्वल टू, अगर हमें दिया हुआ हो x इज इक्वल टू ए प्लस बी और दोस्तों इनके स्क्वायर का यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है दोस्तों अगर एक आ रहा है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर एक आ रहा हो, इस केस में 1 अपॉन एक्स का वैल्यू डायरेक्ट हो जाता है दोस्तों a माइनस बी। तो ऐसा ही हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 49 हो रहा है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 कर रहे हैं तो 48, तो 49 में से 48 गया दोस्तों एक बचा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस एक आ रहा है, यानी कि डायरेक्ट इसका 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 माइनस 4√3। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा तो हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स का वैल्यू है दोस्तों 7 प्लस 4√3 माइनस प्लस 7 माइनस 4√3। 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए x के लिए हम लोग रख दिए 7 प्लस 4√3 प्लस रख दिए, और 1 अपॉन एक्स के लिए रख दिए दोस्तों 7 माइनस 4√3,
4√3। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 4√3 से 4√3 कट जाएगा, बचेगा क्या 7 7 14, यानी ये क्या आ गया दोस्तों x प्लस 1/x आ गया। अब हमें क्या पता है, निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस का 2, पी क्या है दोस्तों हमारे पास 14 है, तो इसका स्क्वायर और प्लस 2 कर देंगे, यानी 190, सॉरी पी स्क्वायर माइनस का 2, पी स्क्वायर माइनस का 2, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 194 हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों पी स्क्वायर माइनस का 2। अब देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न को करने के लिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इतना सारा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट ऑप्शन में देखिए कि आपको पता है कि आपको x प्लस 1/x दिया हुआ है और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो दोस्तों क्या करेंगे, डायरेक्ट पी स्क्वायर माइनस 2 देखेंगे कौन सा ऐसा वैल्यू है ऑप्शन में जो कि परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम है। तो ये नहीं है दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर से 2 ज्यादा है दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम है। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लगा सकते हैं दोस्तों देख करके कि कौन सा आंसर मेरा, कौन सा ऑप्शन मेरा परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम है। दोस्तों मुझे आशा है दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस पे आप लोग और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 32, 36 और 46 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और इसके 1 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है हमें कि 3 बंदे हैं हमारे पास, ए, बी और सी। ए कर रहा है 32 दिनों में, बी कर रहा है 36 दिनों में, सी कर रहा है 46 दिनों में। दोस्तों हम इसे एलसीएम मेथड से बना सकते हैं, जहां पे हम लोग इसका एलसीएम ले ले तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसका एलसीएम लेना ही बहुत लेंदी हो जाएगा दोस्तों। अगर हम इसका एलसीएम देखेंगे तो ये 32, 36 और 46 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 23 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 9 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 4। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 4। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से हम इफिशियंसी ए का निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे, फिर देखेंगे कितना वर्क हो गया है, फिर वहाँ से घटा करके रिमेनिंग वर्क को बताएंगे कि सी कितने दिनों में किया। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न पर एलसीएम मेथड मेरे हिसाब से सही नहीं है। इस तरह के प्रश्न को दोस्तों आप परसेंटेज मेथड से कीजिए। इस तरह के प्रश्न को किससे कीजिए, परसेंटेज मेथड से। देखते हैं दोस्तों कैसे हो सकता है। क्या दिया हुआ है कि ए ने एक काम को 32 दिनों में कर दिया। तो दोस्तों परसेंटेज मेथड में हम देखते हैं किसी बंदे के द्वारा कोई काम जो कर दिया गया है वो 100% होता है। अगर पूरा कर दिया गया तो 100% कर दिया गया। तो ए अगर 32 दिनों में करता है तो कितना करता होगा, 100% करता होगा दोस्तों। बी अगर 36 दिनों में करता होगा तो वो भी अपना 100% करता होगा। और सी अगर 46 दिनों में करता होगा तो ये भी 100% करता होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि तीनों ने साथ में काम शुरू किया, यह सभी मिलकर काम शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। ए 32 दिनों में 100% कर लेता है दोस्तों, लेकिन ए ने 8 ही दिनों तक काम किया है। तो अगर ये 32 दिनों में 100% करेगा तो 8 दिन में कितना करेगा दोस्तों, देखिए 32 8 32 का कितना है 1/4 है, तो ये 100 का 1/4 काम करेगा, यानी कि कितना करेगा दोस्तों 25% करेगा। उसी तरह से बी जो है एक दिन बाद चला जाता है, यानी कि 8 और 1 9 दिन तक ये काम करता है। तो 9 दिनों में कितना करेगा, 36 दिनों में पूरा 100% कर रहा है, तो 9 दिनों में क्या करेगा, ये इसका 1/4 है तो इसका भी 1/4 कर देगा, यानी यहाँ पर ये 25% काम कर देगा। अब देखिए दोस्तों ए और बी ने मिलकर के 25 और 25 50% काम कर दिया, यानी बचा हुआ जो 50% वर्क है ये किसने किया होगा, सी ने किया होगा। तो सी अगर 100% काम 46 दिनों में कर देता है, 100% काम 46 दिनों में कर देता है, तो 50% काम सी कितने दिनों में करेगा दोस्तों, 23 दिन में करेगा। यानी सी ने, अगर आपसे पूछा हुआ होता कि सी ने कुल कितने दिनों तक काम किया है, तो इसका उत्तर हो जाता दोस्तों 23 दिन। लेकिन आप लोगों से पूछा है कि सी ने शेष कार्य कितना दिनों में किया है, तो हम लोग कैसे बताएंगे दोस्तों, हम देखेंगे कि सी ने ए और बी के साथ मिलकर कितने दिनों तक काम किया, उसके बाद जो सी काम किया वो अकेले किया है, और वो जो अकेले काम किया वही शेष काम होगा दोस्तों, वही रिमेनिंग वर्क होगा। तो हम देख रहे हैं कि सी ने टोटल 9 दिनों तक साथ में मिलकर के काम किया है। देखिए 8 दिनों तक ए और बी दोनों के साथ मिलकर के, और 9वां दिन बी के साथ मिलकर के, यानी 9 दिनों तक साथ में काम किया है, और उसके बाद जो भी काम किया है दोस्तों वो अकेले किया। तो अकेले जो भी काम किया यानी कि 23 में से अगर हम लोग 9 को घटा देते हैं, यानी 14 दिन जो है सी ने क्या किया है, अकेले काम किया। तो रिमेनिंग वर्क क्या कर देगा दोस्तों, 14 दिनों में कर देगा। कौन कर देगा, सी कर देगा। तो आपका क्या पूछा है प्रश्न में कि शेष कार्य को सी कितने दिनों में कर देगा। यही पूछ देता कि सी ने कुल कितने दिनों तक कार्य किया, तो इसका उत्तर हो जाता है दोस्तों 23 दिनों में। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 78 को 35 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 78 अपॉन 35 यानी 35 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस तरह के प्रश्न में सबको गुना नहीं करना है पहले। अगर आप लोग पहले गुना करते हैं तो ये बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा दोस्तों, इसमें आप लोगों का बहुत टाइम खराब हो जाएगा। आपको डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड देते जाना है और देखते जाना है कितना कितना रिमाइंडर बच रहा है। जैसे हम यहाँ पे डिवाइड दे रहे हैं तो 35 का टेबल है 35 टू जा 70, यहाँ 1 बच जाएगा, फिर यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ 8 बच जाएगा। अब दोस्तों इनके बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है इनके रिमाइंडर के बीच में भी वही हम कर देंगे, यानी कि यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 जा 24 2 जा 48, यानी 48 को अब हम लोग 35 से डिवाइड करके देख लेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग को क्या मिल रहा है रिमाइंडर 13। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा दोस्तों। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को सही में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों और अभी ही इस सेशन को लाइक कीजिए दोस्तों प्लीज़। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। यानी कि दोस्तों क्या बोलना चाहा है कि एक काम को अकेला 15 दिन में कर ले रहा है, बी 20 दिनों में कर ले रहा है। यदि वे 4 दिनों तक साथ में काम करते हैं तो बचा हुआ काम बताना है कि कितना काम अभी बचा हुआ है। कितना हो गया वो देख लेंगे और उसके बाद निकाल देंगे कितना बचा हुआ है दोस्तों। देखिए ए कर रहा है और बी कर रहा है। ए 15 दिनों में कर रहा है, बी 20 दिनों में कर रहा है। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम हो जाएगा जो कि 60 हो जाएगा। अगर ए का इफिशियंसी देखें तो यहाँ 60 को 15 से भाग दे देंगे, ये 4 हो जाएगा। बी का देखें तो 60 को 20 से भाग दे देंगे, 3 हो जाएगा। अब ए और बी के एक दिन का इफिशियंसी देखें तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। दोनों ने मिलकर काम कितने दिनों तक किया 4 दिनों तक किया, 4 से गुना कर देंगे यानी दोनों ने मिलकर काम कितना कर दिया दोस्तों, काम कितना कर दिया है, वर्क डन, इतना काम कर दिया है दोस्तों। बचा हुआ काम क्या हो जाएगा दोस्तों, रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा। तो 60 में से 28 काम हो गया तो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क है 32। अब दोस्तों पूछा है कितना भाग काम हो गया, यानी कि कितना भाग काम हो गया वो हम लोग कैसे देखेंगे। यानी 60 में से 32 काम हो गया वो निकाल देंगे कितना भाग हो गया। तो यहाँ भाग देंगे दोस्तों तो 4 का टेबल में 8 बार में, 4 का टेबल में 15 बार में, ये हो जाएगा 8/15 इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है कि सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन इज इक्वल टू 3/5। तो सेक का पावर 4a माइनस 10 का पावर 4a इक्वल टू क्या होगा। देखिए दोस्तों ये इजी सा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है लगातार। क्या है, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3/5 और आपसे पूछा क्या है दोस्तों, सेक का पावर 4a माइनस 10 का पावर 4a, सॉरी 4a। दोस्तों इस तरह के प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर जो आपको होगा डायरेक्ट 3/5 हो जाएगा दोस्तों। कैसे होगा वो हम लोग समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सेक स्क्वायर, सेक का पावर 4a माइनस 10 का पावर 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को पता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों अलजेब्रा में। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोस्तों इसको भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में देख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर है माइनस का 10 स्क्वायर है। अब देखिए दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है दोस्तों। सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक का पावर 4a माइनस 10 का पावर 4a इज इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्या, सेक स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है। अब देखिए दोस्तों हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर इजकल टू 3/5 और सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, सेक का पावर 4a माइनस 10 का पावर 4a, यानी कि जो दोस्तों हमें दिया है वही हमसे पूछ लिया गया है दोस्तों यहाँ पर। तो डायरेक्ट इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3/5 दोस्तों। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग डायरेक्ट इस प्रश्न का उत्तर लगा दीजिएगा 3/5। चलिए दोस्तों तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कि अमित और वीर की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है जबकि उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 रुपये की बचत कर रहे हैं तो अमित की वार्षिक आय क्या होगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम सभी को ये बात पता होना चाहिए कि इनकम इज इक्वल टू होता है दोस्तों एक्सपेंडिचर प्लस
सेविंग, यानी कि आप कितना कमाते हैं वो कैसे पता चल जाएगा, जितना आप खर्च करते हैं और जितना आप बचाते हैं, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका इनकम पता चल जाएगा। तो सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, अमित और वीर के बारे में दे रखा है, तो अमित और वीर लिख लीजिए। अमित और वीर का क्या क्या दे रखा है, इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है। क्या दे रखा है, 3:2, और इसका क्या दे रखा है, 5:3। अब देखिए दोस्तों, कभी भी प्रश्न में अगर सेविंग सेम दिया रखा हो, सेविंग अगर सेम दिया रखा हो यानी कि दोनों का सेविंग अगर सेम हो, तो आपको उसका इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है उसको भी बराबर कर लेना है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को बराबर कर लेना। हम यहाँ देख रहे हैं एक्सपेंडिचर का डिफरेंस दोनों का 2 है और इनकम का 1 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना कर दीजिए और इसको 1 से गुना कर दीजिए। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ये क्या है, अमित और ये वीर। ये क्या है, इसका इनकम और ये इनकम। अब एक्सपेंडिचर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 से गुना किए तो ये 5 हो गया और ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग, ये मेरा इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कैसे पता चलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 6 में से 5 गया तो 1 और यहाँ भी 4 में से 3 गया तो 1। अब दोस्तों क्या दिया रखा है यहाँ पे हमें कि प्रत्येक का जो सेविंग है वो 1000 है, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू दे के रखा है आपको दोस्तों 1000 दे करके रखा है, यानी 1000 बराबर 1 यूनिट बराबर 1000 है। तो पूछा क्या है, अमित की वार्षिक आय। तो अमित की वार्षिक आय कितना यूनिट है दोस्तों, 6 यूनिट है। तो अमित का वार्षिक आय क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1000। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 6000। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको, आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि 2160 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 18 के गुणज हों, यानी कि 2160 का कुल ऐसा कितना गुणनखंड है, 2160 का ऐसा कितना फैक्टर है जो मल्टीपल है किसका, 18 का मल्टीपल है। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को फैक्टर निकालना आना चाहिए। फैक्टर हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक छोटे से नंबर का, जैसे 24 हम लेते हैं दोस्तों, तो इसका टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा। जब सबसे पहले दोस्तों फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होता है दोस्तों जो इसको भाग दे, यानी कि जो दिए हुए नंबर को भाग दे, जो दिए हुए नंबर को विभाजित करे। यानी कि अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये सारा क्या है, फैक्टर होगा किसका, 24 का। लेकिन दोस्तों देखिए ये मेथड तो हम लोग लगा दिए, ये तो हम लोग सिंपल सा निकाल लिए, कब, जब हमारे पास एक छोटा सा नंबर होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारे पास एक बड़ा नंबर होगा तो क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे, इतना सारा निकाल पाएंगे अचानक से, नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए हमें एक शॉर्ट प्रोसेस पता होना चाहिए, वो क्या हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3। 2 का पावर 3 दोस्तों 8 हो जाएगा और इंटू 3 कर देंगे तो 8 3 या 24 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके पावर में जो भी है, इन दोनों संख्याओं के पावर में जो भी है, यानी कि प्राइम फैक्टर के पावर में जो भी है उसमें दोस्तों हम लोग एक एक ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 का पावर 2 का पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड कर लेंगे, 3 का पावर 1 है तो इसमें भी 1 ऐड कर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हम लोग को टोटल फैक्टर मिल जाएगा, जैसे 4 इंटू 2 तो ये 8 इसका टोटल फैक्टर हो जाएगा। यहाँ भी 8 था, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 था दोस्तों। तो यहाँ से हम लोगों को टोटल फैक्टर निकल गया। लेकिन दोस्तों कभी इस तरह का प्रश्न मिल जाए कि इतने नंबर को हम लोग इस नंबर का ऐसा कितना फैक्टर होगा जो 18 का मल्टीपल होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट जो नंबर हमें दिया रखा है, जो भी नंबर हमें दिया रखा है उसको हम लोग जिसका भी मल्टीपल पूछे उससे डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब जो आया है दोस्तों, इसको काट रहे हैं दोस्तों तो ये 120 बार में जा रहा है। अब जो आया है इसका हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 24 इंटू 5। अब 24 ये तो प्राइम नंबर है, इसको तो अब प्राइम करना जो प्राइम नंबर है ही, तो इसको क्या जरूरत है, अब इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू ये क्या है 5 का पावर 1। अब दोस्तों मैंने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका, पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई। तो इसका पावर में 1 ऐड करेंगे तो 3 1 4, इसमें एक करेंगे 8 तो 2, इसमें एक ऐड करेंगे तो 2, तो 4 2 जा 8 2 जा 16, ये हो जाएगा क्या 2160 का वो सारा फैक्टर जो कि 18 के मल्टीपल होंगे। दोस्तों मेरे ख्याल से दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले अगर इस तरह का पूछ दे कि इसके इतना कितने फैक्टर हैं जो कोई भी नंबर दे देगा उसका मल्टीपल है, तो दिया हुआ नंबर को दोस्तों जिसका मल्टीपल पूछा है उससे डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा दोस्तों उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए, जो भी आएगा उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए, वही आप लोगों का राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है,
तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक मूल्य क्या है, यानी कि पहले जो है चीनी का प्राइस क्या था, ये आप लोगों से पूछा रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसे कर सकते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, जैसे कि आप लोगों को दिया हुआ है कि 20% की कमी, तो 20% की कमी को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/5। अब दोस्तों देखिए, पहले अगर चीनी का मूल्य 5 था तो अब कम ही होकर कितना हो गया है, 1 का कमी हो गया तो अब 4 हो गया है। यानी कि हम यहाँ पर अगर लिख लें ओल्ड और न्यू, तो यहाँ प्राइस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कंजम्पशन हो जाएगा। प्राइस कितना हो गया, 5 से 4 हो गया, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों, जब भी हमारा एक्सपेंडिचर सेम होगा तो प्राइस कंजम्पशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले हम लोग 4 यूनिट चीनी खाते थे, तो अब हम लोग 5 यूनिट चीनी खाते हैं, यानी 1 यूनिट चीनी अब हम लोग ज़्यादा खाते हैं। और रियल में हम लोग कितना ज़्यादा खाते हैं दोस्तों, 500 ग्राम अधिक चीनी खाते हैं। यानी 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 500 ग्राम। 500 ग्राम, इस 500 ग्राम को हम लोग आधा केजी लिख सकते हैं दोस्तों। यानी पहले हम लोग चीनी कितना खाते थे, तो पहले हम लोग 4 यूनिट चीनी खाते थे, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, 4 इंटू हाफ के जी। यानी दोस्तों हम लोग पहले खाते थे 2 केजी चीनी, यानी 2 केजी चीनी हम लोग पहले खाते थे। अब हम लोग को पूछा है क्या, आरंभिक मूल्य। तो 36 रुपये में अगर हम लोग 2 केजी चीनी खाते थे तो प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगा, 36/2, यानी कि 18 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि किसी घनाभ के आकार की टंकी के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर है, तो टंकी की क्षमता क्या होगी। दोस्तों देखिए, आसन फलकों का एरिया दिया है, यानी कि L इंटू बी दिया हुआ है, B इंटू एच दिया हुआ है और H इंटू एल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को पूछा है टंकी की क्षमता, क्षमता निकालने पूछा है, यानी कि क्या पूछा है दोस्तों, इसका वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का, L इंटू बी इंटू एच। दोस्तों हम लोगों को एल इंटू बी इंटू एच पूछा और दे क्या रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अगर दोस्तों इन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू 12 इंटू 36। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या दोस्तों, एल इंटू बी इंटू एच। तो दोनों साइड दोस्तों इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे तो हम लोग को एल इंटू बी इंटू एच मिल जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट आइए कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, यहाँ देखिए दोस्तों 3 है, ये क्या है 12 है, 12 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 4, तो ये 1 3 2 3, 2 3 में से 1 3 निकल जाएगा, 4 में से 2 निकल जाएगा और 36 में से 6 निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 मीटर क्यूब। ये क्या हो गया दोस्तों, इसका वॉल्यूम हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा रखा है कि टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगा दोस्तों। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। आप लोगों को निकालना है 36 मीटर क्यूब का वैल्यू। तो 36 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 36 इंटू 1000, दैट इज इक्वल टू 36,000। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 36,000। मुझे आशा है दोस्तों कि आप सभी को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर सारे प्रश्न आप लोगों को सही से समझ में आए दोस्तों, तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।